नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 16 मार्च 2023। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, एडिटोरियल आर्टिकल्स इस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किया है। थोड़ी देर के बाद एडिटोरियल एनालिसिस जो है अलग सा मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है दोस्तों, जिसे हम डिटेल्ड तरीके से डिस्कस करेंगे। एक देखिए, रोल ऑफ गवर्नर से रिलेटेड एक न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है, वो देखेंगे। फिर हमारा एक्सपोर्ट डाटा जो है वो कम हुआ है, वो देखेंगे। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया रूल आया है, वो फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन फर्म्स को इंडिया में प्रैक्टिस करने देंगे, वो देखेंगे। फिर यूरेशियन ऑर्डर दिखाया दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर का नीरू स्ट्रीम में, वो डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, कोई भी कम्युनिटी को अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड करना है, उसके लिए जो प्रोसीजर आजकल फॉलो किया जाता है वो एडिक्वेट है, वो चेंज नहीं होगा करके सेंटर ने राज्यसभा में बोला है। इसे भी हम डिटेल्ड तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर यूएस सेनेट ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है दैट मैकमोहन लाइन इज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश। तो बेसिकली इंडिया की सपोर्ट में यूएस में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है कि उन्होंने मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज किया है एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये एडिटोरियल आर्टिकल्स है दोस्तों, ये मैं अलग सा एक वीडियो में अपलोड करूंगा, थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाएगा। इसमें भी काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस का मतलब क्या है? देखिए, एक आर्टिस्ट का, एक कंपोजर का या फिर कोई राइटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर उनका जो बेस्ट वर्क है ना, उसे आप मैग्नम ओपस बोल सकते हैं। जैसे कि अभी एम कीरवानी साहब को ऑस्कार अवार्ड मिला, तो कई लोग बोलेंगे कि जो नाटू नाटू सॉन्ग है आरआरआर मूवी का, वो उनका मैग्नम ओपस है कि नहीं। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है दोस्तों, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैक्सिमम एंगेजमेंट इस वीडियो का बढ़ा दीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहला न्यूज, गवर्नेंस कैन नॉट प्रेसिपिटेट द फॉल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट। जीएस पेपर 2 रोल ऑफ गवर्नर में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नेंस का जो रोल है उसे क्रिटिसाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है, गवर्नर अपना जो फंक्शंस है, जो पावर्स है, वो कभी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में यूज नहीं कर सकता। आजकल ये देखने को मिल रहा है दोस्तों, गवर्नर्स जो है ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट्स में अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए काफी सारे केसेस आपके सामने हैं, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ये सारे ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट्स में गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में टसल चल रहा है कि नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है ना, ये महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूं, तब आप कनेक्ट कर पाओगे। देखिए, 2019 में महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस कंक्लूड हुआ था। इलेक्शन रिजल्ट्स कुछ ऐसे आए थे। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिले 105। फिर नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी का जो पार्टी है, उन्हें करीब 53 सीट्स मिले। शिवसेना को 40 सीट्स मिले। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को करीब 45 सीट्स मिले, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है 288। तो ऑब्वियस बात है 145 चाहिए, किसके लिए? गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास सिंगल मेजोरिटी नहीं थी। ऑब्वियस बात है एक कोलिशन गवर्नमेंट बनना था। तो इधर हुआ क्या है दोस्तों, ये जो एनसीपी, शिवसेना और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ जुड़ गए और उन्होंने महाविकास अखाड़ी करके एक गवर्नमेंट फॉर्म किया, ठीक है। और बीजेपी बन गया ऑपोजिशन। तब से देखा जाएगा तो ये जो महाविकास अखाड़ी कोलिशन के अंदर थोड़ा सा डिसकंटेंट हो रहा था। बेसिकली इसके अंदर जो शिवसेना है उसके अंदर डिसकंटेंट हो रहा था। शिवसेना का जो लीडर है एकनाथ शिंदे, जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, उन्होंने शिवसेना का जो लीडरशिप है उन्हें क्रिटिसाइज किया। बोला आपको कभी भी एनसीपी और आईएनसी के साथ जुड़ना नहीं था, ये शिवसेना की कोर आइडियोलॉजी के खिलाफ है, ठीक है। तो डिस्कंटेंट तो शुरू हो गया ही। और पिछले साल क्या हुआ, शिवसेना ने अपना जो सपोर्ट है उसे विड्रॉ किया। अगर शिवसेना सपोर्ट विड्रॉ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है जो महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। और शिवसेना बीजेपी के साथ जुड़ गया और शिवसेना के साथ 10 इंडिपेंडेंट एमएलएस भी आ गए। और बीजेपी ने क्या किया, इस अपॉर्चुनिटी का अच्छा इस्तेमाल करके शिवसेना का एकनाथ शिंदे फैक्शन को चीफ मिनिस्टर का पोस्ट ऑफर किया। और प्रेजेंटली एकनाथ शिंदे इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जो है। तब से लेके काफी सारे केसेस, पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए थे। ओबीसी बातें होगा ही दोस्तों, इसमें एंटी डिफेक्शन का केसेस आ सकता है, कुछ एमएलए डिस्क्वालीफाई हुए थे, इसके रिगार्डिंग कुछ पिटीशंस फाइल हुए थे। और शिवसेना का जो बो एंड एरो सिंबल है, ये एकनाथ शिंदे फैक्शन को देना चाहिए या फिर
ये ठाकरे फैक्शन को देना चाहिए, इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, उसका भी जजमेंट आया है। बोआंडारो जो है ये एकनाथ शिंदे फैक्शन को मिल गया है। ये सब हम डेली न्यूज के थ्रू आपको समझाया था। तो ये बैकग्राउंड है पूरा। तो इधर रोल ऑफ गवर्नर कहां आता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्रिटिसाइज किया है। देखिए हुआ क्या था ना, जैसे शिवसेना का एकनाथ शिंदे फैक्शन शिवसेना छोड़कर चले गए और बीजेपी के साथ जुड़ गए, द देन महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी साहब ने क्या किया, उन्होंने ट्रस्ट वोट बुलाया। देखिए गवर्नर के पावर्स में आता है ट्रस्ट वोट बुलाने का जो पावर है। ट्रस्ट वोट मतलब क्या होता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। नॉर्मली ये ट्रस्ट वोट जो है कब होता है, जनरल इलेक्शंस के बाद होता है। जनरल इलेक्शंस के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा और अपना चीफ मिनिस्टर चुनना होगा, है कि नहीं। और गवर्नर के पास यह भी पावर है दोस्तों, अगर गवर्नर को लगता है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी नहीं है या फिर उनका कमांड नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, तब वो ट्रस्ट वोट बुला सकते हैं। ये सब गवर्नर के पावर्स में आते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया है, ठीक है। पर भगत सिंह कोश्यारी जी ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के उसी टाइम पर ट्रस्ट वोट बुलाने से क्या हुआ, ओबीसी बात है, महाविकास अघाड़ी जो कोalition है वो अपना मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाया और बीजेपी और एकनाथ शिंदे फैक्शन ऑफ शिवसेना उन्होंने अपना मेजोरिटी प्रूव किया और गवर्नमेंट बनाया। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है, देखा जाएगा तो मतलब रूल्स के हिसाब से अगर आप जाओगे इसमें कोई गलत बात नहीं दिख रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा डीप सोचोगे तो आपको पता चलेगा गवर्नर जो है इधर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है। देखिए गवर्नर जो है सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, बेसिकली बीजेपी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो गवर्नर ने क्या किया, महाराष्ट्र में बीजेपी को फेवर करने के लिए जल्दीबाजी में ट्रस्ट वोट बुलाया, है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है दोस्तों, देखिए शिवसेना पार्टी के अंदर प्रॉब्लम हुआ था एकनाथ शिंदे फैक्शन और ठाकरे फैक्शन के बीच में, वो वही सोल्व कर देते, थोड़ा सा टाइम दे देता, है कि नहीं। ठाकरे फैक्शन और शिंदे फैक्शन के बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो अपना हाई लेवल कमेटी वगैरह बुला के वो लोग सोल्व कर देते, वो अपना लीडर चेंज कर देते, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। पर आपने क्या किया, जल्दी जल्दी ट्रस्ट वोट बुलाया। ऑब्वियसली बात है ट्रस्ट वोट में तो शिंदे फैक्शन बीजेपी के साथ जाना था और जो रूलिंग गवर्नमेंट था महाविकास अघाड़ी का उसे आपने गिरा दिया। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, गवर्नेंस सीरियसली अंडरमाइन डेमोक्रेसी if they use their constitutional office to call for a trust vote, citing dissension within a ruling political party and precipitate the fall of legitimately established and functioning government। तो बेसिकली इधर गवर्नर ने डेमोक्रेसी को ही अंडरमाइन किया है। वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को यूज करके ट्रस्ट वोट बुलाया। किस लिए ट्रस्ट वोट बुलाया, क्योंकि एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था और वो ट्रस्ट वोट बुलाने की वजह से क्या हुआ, एक लेजिटिमेटली एस्टैब्लिश्ड एंड फंक्शनिंग गवर्नमेंट जो है गिर गया। तो ये गलत बात है। इधर गवर्नर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हुए नजर आ रहा है। वैसे कोई इसे प्रूव नहीं कर पाएगा, फिर भी इट इज 100% श्योर दैट गवर्नर बीजेपी को फेवर करने के लिए ये ट्रस्ट वोट बुलाया था, जिसे एक फुली फंक्शनिंग गवर्नमेंट गिर गया था। अब देखिए दोस्तों, बात यह है ना, एक डेमोक्रेसी में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है उसमें हर एक चीज लिखा नहीं जाता। सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर आपको अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा, आपको अनबायस्ड तरीके से डिसीजंस लेना होगा, पब्लिक सेंटिमेंट्स को समझना होगा, देश के लिए अच्छा क्या है या फिर स्टेट के लिए सही क्या है, ये सब देखना होगा, जिससे लोगों का वेलफेयर हो, लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, लोगों का पैसे वेस्ट ना हो, है कि नहीं। पर आजकल क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को या फिर लॉस के जो प्रोविजंस है उसे कुछ इस तरह इंटरप्रेट किया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर मिल जाए। ये गलत बात है ना। आखिर आपके पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पावर को यूज करके एक लेजिटिमेटली एस्टैब्लिश्ड एंड फंक्शनिंग गवर्नमेंट को इस तरह गिरा दोगे, ठीक है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्रिटिसिज्म आया है दोस्तों। कोई भी डेमोक्रेसी के जो कोर वैल्यूज है उसे अंडरमाइन नहीं कर सकता अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स या कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर्स यूज करके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला न्यूज है दोस्तों, एक्सपोर्ट्स फॉल 8.8%, ट्रेड डेफिसिट श्रिंक्स ओवर 7%, जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी, ट्रेड, ये सब में न्यूज आपको देखिए क्या बताया जा रहा है। पिछले साल फरवरी महीने से अगर आप कंपेयर करोगे, इस साल फरवरी में इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट्स 8.8% कम हुआ है, दैट इज $33.9 बिलियन का गुड्स हमने एक्सपोर्ट किया। वेरास इंपोर्ट्स 8.2% कम हुआ है, दैट इज $51.31 बिलियन का गुड्स हमने इंपोर्ट किया। ध्यान से सुनिएगा, मैं गुड्स एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, गुड्स एंड सर्विसेज की नहीं। देखिए दो चीजों का
एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स होते हैं। एक होता है गुड्स, दूसरा सर्विसेज। गुड्स मतलब क्या है, जिसे आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स भी बोल सकते हैं। गुड्स मतलब जो फिजिकल आइटम्स है, जैसे कि आपने कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया, फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट किया, मिनरल्स को एक्सपोर्ट किया, ये सब गुड्स में आएगा। मेरा सर्विसेज मतलब क्या है, सर्विसेज मतलब वो एक्सपोर्ट्स जिसमें कोई फिजिकल एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होता। जैसे कि आपने इंडिया के बाहर कोई देशों के लिए फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइड किया, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड किया, ये सब सर्विसेज में आएगा। ठीक है, तो इधर केवल गुड्स एक्सपोर्ट्स दैट इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है एंड मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स की बात हो रही है। वो कम हुआ है अगर आप पिछले साल फरवरी से कंपेयर करोगे। ठीक है, पूरा फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपैरिजन नहीं है, केवल फरवरी टू फरवरी ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन दिया हुआ है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। मैं आपको बार बार बताया हूं कि जब भी आप इस तरह का डाटा पढ़ते हो तो ये हर एक महीना चेंज होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको केवल याद रखना है कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ था। ठीक है, कितना एक्सपोर्ट्स कितना इंपोर्ट्स ये सब हुआ था। एक महीने का याद करने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप पूछोगे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स मतलब क्या होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स मतलब जो गुड्स का एक्सपोर्ट्स होता है। फिर भी अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर गुड्स लीविंग द स्टैटिस्टिकल टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। स्टैटिस्टिकल टेरिटरी मतलब क्या होता है, मतलब देखिए कंट्री की वो टेरिटरी जहां से आप डाटा कंपेयर करते हो, मतलब जहां पे ये सब ऑपरेशंस हो रहा है एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का, जहां से भी आप डाटा कलेक्ट करते हो ना, वो सब हमारा स्टैटिस्टिकल टेरिटरी है। ठीक है, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स मतलब वो गुड्स है जो एक कंट्री की स्टैटिस्टिकल टेरिटरी छोड़कर जाता है। ठीक है, वेरास मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स मतलब क्या है, वही बात है दोस्तों, गुड्स दैट आर टू ए कंट्री स्टॉक ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज बाय एंटरिंग इट्स स्टैटिस्टिकल टेरिटरी। तो वो गुड्स जो हमारा स्टैटिस्टिकल टेरिटरी में एंटर करते हैं, हमारे मटेरियल रिसोर्सेज का स्टॉक में ऐड होता है, वो हो गया मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। अब कुछ डाटा है दोस्तों, देखिए आउटबाउंड शिपमेंट्स वैल्यू ड्रॉप्ड फॉर एज मेनी एज 16 ऑफ इंडियाज टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम्स इन फरवरी, विथ 14 ऑफ देम रिकॉर्डिंग क्लोज टू और हायर देन डबल डिजिट डिक्लाइंस। मतलब देखिए इंडिया का जो टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम्स है उसमें से 16 में डबल डिजिट डिक्लाइंस देखने को मिला, मतलब 10% से ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। जैसे कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में 9.7% डिप देखने को मिला। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट आइटम कौन सा है, या फिर कौन सा सेक्टर है इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, और देखिए द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट ड्यूरिंग फरवरी 2023 फेल 7% टू $17.43 billion, स्लाइटली हायर देन जनवरी $16.56 billion डेफिसिट, विच इन टर्न वाज द लोवेस्ट इन एटलीस्ट 18 months। क्या बताया जा रहा है, देखिए मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है आपको मालूम होगा, जब एक कंट्री का एक्सपोर्ट्स कम और इंपोर्ट ज्यादा, तब वो कंट्री ट्रेड डेफिसिट में है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट्स कम, तब क्या होगा, ट्रेड सरप्लस में होगा। इधर मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट की बात किया जा रहा है, मतलब गुड्स की बात किया जा रहा है, सर्विसेज की नहीं। तो हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है 7%, दैट इज $17.43 billion है। जनवरी से कंपेयर करोगे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब जनवरी में 60.56 बिलियन डेफिसिट था, फरवरी में वो 17.43 बिलियन तक पहुंच गया है। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये सब डाटा जो है याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, while both oil and non-oil exports contracted, oil exports fell sharply by 28.8%। देखिए हमारा ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है 28.8% कम हुआ है। ऑयल एक्सपोर्ट्स मतलब क्या है, आपने तो सुना होगा, हम तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो ये ऑयल एक्सपोर्ट्स क्या है। देखिए इंडिया क्रूड ऑयल जरूर इंपोर्ट करते हैं, हमारा जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स है उसका करीब 86% हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के बाद हमारे देश में जो ऑयल रिफाइनरीज है उसमें हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, नाफ्ता, केरोसिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स है ना उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स है ना वो काफी सही है। ठीक है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारा ऑयल एक्सपोर्ट्स भी 28.8% कम हुआ है। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है, गोल्ड इंपोर्ट्स भी ड्रॉप हुआ है ऑलमोस्ट 45%। अब एक इंपॉर्टेंट डाटा, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का पहले 11 महीने का डाटा अगर आप देखोगे, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर तो अभी खत्म होने वाला है, केवल 13-14 दिन बचा हुआ है कि नहीं, मार्च 31 को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो पहले 11 महीने का डाटा अगर आप देखोगे, इंडिया का टोटल गुड्स एक्सपोर्ट्स $405.94 बिलियन तक पहुंचा है। ठीक है, अगर आप 2021-22 फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करोगे, हमारा गुड्स एक्सपोर्ट्स जो है 7.58% ज्यादा है। ठीक है,
बट इंपोर्ट्स देखिए दोस्तों, इंपोर्ट्स हैव ग्रोन 18.82% ओवर द सेम पीरियड टू $653.47 बिलियन फ्रॉम अबाउट 550 बिलियन ए ईयर एगो। तो पिछले साल, बेसिकली पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 550 बिलियन डॉलर्स का गुड्स इंपोर्ट किए थे और इस साल 653.47 बिलियन तक पहुंच गया, मतलब 18.82% इंक्रीज है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए इतना सही नहीं है दोस्तों, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट्स कम होना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड सरप्लस बहुत कम कंट्रीज के साथ है, ठीक है। जैसे कि यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कॉन्सिक्वेंटली इंडियाज गुड्स ट्रेड डेफिसिट फॉर दिस ईयर is now 43.5% higher than in the first 11 months of 2021-22 at $247.53 billion। देखिए 2022-23 फाइनेंशियल ईयर जो अभी खत्म होने वाला है, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा ट्रेड डेफिसिट फॉर गुड्स 43.5% ज्यादा है दोस्तों, अगर आप 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के पहले 11 महीने के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। मतलब हमारा गुड्स ट्रेड डेफिसिट $247.53 बिलियन है। पर देखिए दोस्तों, कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने बोला है फरवरी का कॉन्ट्रैक्शन से कोई टेंशन नहीं है, इंडिया हैज केप्ट द मोमेंटम एंड विल एक्सीड द ईएस टारगेट। देयर वाज ए $750 बिलियन टारगेट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इन 22-23। तो हमारा टारगेट है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए कि हमारा टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स $750 बिलियन होना चाहिए करके, तो ये पहुंच जाएगा, इस तरह कह रहा है दोस्तों जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट है वो $750 बिलियन है, ठीक है। नाउ अगला न्यूज, फॉरेन लॉयर्स फर्म्स कैन ऑपरेट इन इंडिया सेज बीसीआई। जीएस पेपर 2 जुडिशरी में ये न्यूज आपको काम आएगा। बीसीए मतलब क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों, गवर्निंग लीगल प्रैक्टिस इन इंडिया। तो हमारे देश में लीगल प्रैक्टिस को गवर्न करने वाला एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों, बीसीआई। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट से पास हुआ एक स्टैट्यूट से या फिर लॉ से बना हुआ एक बॉडी, उसे आप स्टैट्यूटरी बॉडी बोल सकते हैं। तो अब न्यूज क्या आया है? फॉरेन लॉयर्स फर्म्स कैन ऑपरेट इन इंडिया सेज बीसीए। ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज में नहीं बोलूंगा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में, फिर भी चलिए आपके लिए एक अपडेट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब क्या है आपको समझ में आ गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इंडिया में लीगल प्रैक्टिस को गवर्न करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अब एक रूल फ्रेम किया है, नेमली बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2021। ये रूल्स के अंदर अगर कोई फॉरेन लॉयर या कोई फॉरेन लॉ फर्म इंडिया में फॉरेन लॉ प्रैक्टिस करना चाहता है, इंटरनेशनल लॉ प्रैक्टिस करना चाहता है या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर्स को प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। पर obvious सी बात है दोस्तों, कुछ वेल डिफाइंड, रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड मैनर में ही होगा। बेसिकली कुछ रिस्ट्रिक्शंस होगा, खुल्लम खुला उन्हें प्रैक्टिस करने नहीं देंगे। वैसे बीसीए का कहना यह है, द मूव वुड बेनिफिट इंडियन लॉयर्स हुज स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफिशिएंसी इन लॉ आर कंपेरेबल विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो हमारे जो लॉयर्स है, इंडियन लॉयर्स है, उनका स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑलरेडी कंपेरेबल है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, इसलिए ये जो रूल्स है ये इंडियन लॉयर्स को भी हेल्प करेंगे, इस तरह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है, ठीक है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह भी बोला है, ये रूल्स की वजह से हमारे जो लॉयर्स या फिर हमारे जो लीगल फर्टर्निटी है उनको किसी भी तरह का डिसएडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन लॉयर्स को एक रिस्ट्रिक्टेड, वेल कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मैनर में अलो किया है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। सो रूल्स वुड ऑल्सो हेल्प टू एड्रेस द कंसर्न्स एक्सप्रेस्ड अबाउट द फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री एंड वुड हेल्प मेक इंडिया ए हब फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। देखिए, एक तो देखिए आजकल इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि नहीं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी रहा है। जैसे कि आपने रिसेंटली सुना होगा, एक कंपनी था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में केस फाइल किया था। आपको शायद याद होगा, करीब 2 साल पहले ब्रिटेन का केन एनर्जी करके कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में $1.2 बिलियन का एक टैक्स डिस्प्यूट रिलेटेड सिविल सूट फाइल किया था, है कि नहीं। तो ऑलरेडी हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है इनका काफ़ी कंसर्न्स है कि नहीं। तो जब हम फॉरेन लॉयर्स को, फॉरेन लॉ फर्म्स को इंडिया में प्रैक्टिस करने देंगे, ये सारे कंसर्न्स दूर कर सकता है, इस तरह बीसीए का कहना है। And the rules prescribe that foreign lawyers and firms would not be entitled to practice law in India without registration with the BCA। तो सबसे पहले जो फॉरेन लॉयर्स है, फर्म्स है, उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना होगा।
And the restriction, however, would not apply to law practiced by a foreign lawyer or foreign law firm on a fly-in, fly-out basis for the purpose of giving legal advice to a client in India on foreign law or international legal issues. ये क्या बताया जा रहा है दोस्तों? देखिए, ये जो restrictions है ना, बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना है वगैरह वगैरह, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जो फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट बेसिस पर इंडिया में आता है कोई एक क्लाइंट को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए फॉरेन लॉ में या फिर इंटरनेशनल लीगल इश्यूज में। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए अब फेसबुक जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में कुछ केस हुआ। अब फेसबुक जो लॉयर्स को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, इंडियन लॉयर्स को ही अपॉइंट करेंगे क्योंकि इंडिया के जो कोर्ट है उधर हियरिंग वगैरह होगा, तो इंटरनेशनल लॉ आएगा इसमें, है कि नहीं, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग अगर कोई इंडियन लॉयर को या इंडिया में जो कंपनी है उनको कोई डाउट्स है, उसके लिए कभी कभी फॉरेन लॉयर्स या फॉरेन लॉ फर्म इंडिया में आते हैं, ठीक है, वो लीगल एडवाइसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं किस तरह इस केस को डील करना है करके, तो वो लोग आ सकते हैं, उनके लिए ये सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। पर वो लोग भी साल में केवल 60 डेज ही इंडिया में आके लीगल एडवाइस वगैरह प्रोवाइड कर सकता है, उसे ज्यादा अगर चाहिए तो उन्हें BCA में रजिस्टर करना होगा। ऊपर से जो फॉरेन लॉयर आएंगे, फॉरेन फर्म आएंगे कोई भी एक कंपनी को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेशनल लीगल इश्यूज पर, वो कोई ऑफिस नहीं खोल सकता इंडिया में। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस है ऑलरेडी। बाकी जो फॉरेन लॉयर्स एंड फर्म्स के लिए सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना होगा। अगला है करंट प्रोसीजर फॉर इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटीज इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट एडिक्वेट, सेंटर टेल्स राज्यसभा, GS पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, ये सब में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए दोस्तों, हमारे देश में अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड करना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर ये है दोस्तों, सबसे पहले जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है जिसके अंदर वो कम्युनिटी आता है, उन्हें एक प्रपोजल भेजना होगा यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, ठीक है, कि इस कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हम इंक्लूड करना चाहता है करके। यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या करते हैं, वो जो प्रपोजल है उसे पढ़ने के बाद ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया दैट इज ORGI के पास भेजते हैं। अगर ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इस प्रपोजल को अप्रूव करते हैं, देन वो प्रपोजल फॉरवर्ड किया जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, ठीक है। इसके बाद बेसिकली इन सारे इंस्टीट्यूशंस का कंकरेंस के बाद वो प्रपोजल पहुंचता है कैबिनेट के पास। फिर कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 में अमेंडमेंट करते हैं, एक नया कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड करते हैं। तो ये लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है दोस्तों इंडिया में अभी तक। एक्चुअली ये रूल्स फ्रेम किया था 1999 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लोकूर कमिटी इन 1965। तो बेसिकली 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BN लोकूर, द देन लॉ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक कमिटी फॉर्म किया था। वो कमिटी ने कुछ क्राइटेरिया सेट आउट किया है। बेसिकली अगर एक कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड करना है तो वो कम्युनिटी इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करना चाहिए। अब ये जो क्राइटेरियाज है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। वन इज इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट्स, मतलब वो कम्युनिटी का कुछ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, प्राचीन लक्षण होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, डिस्टिंक्टिव कल्चर, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, उनका कल्चर बाकी सभी से एकदम डिफरेंट होना चाहिए। हमारे देश में जितने ट्राइब्स है दोस्तों, उनका जो कल्चर है आपको पता है दोस्तों, वो बिल्कुल अलग है। तो इस तरह एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए। थर्ड इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब वो जहां रहते हैं वो एरिया जो है ज्योग्राफिकली एकदम आइसोलेटेड होना चाहिए। मैक्सिमम केसेस में अगर आप देखोगे हमारे देश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो या तो पहाड़ में रहते हैं या फिर जंगल के आसपास या जंगल के अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब वो बाकी लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है। एंड फाइनली बैकवर्डनेस, वो भी इसी बात है दोस्तों, वो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए। तो इन सारे क्राइटेरियाज को जब एक कम्युनिटी फुलफिल करेंगे तब जाके वो शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में आ सकता है। पर इसके बाद इन सारे प्रोसीजर्स को भी तो फॉलो करना है ना। सबसे पहले यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में प्रपोजल जाएगा, फिर वो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगा, फिर वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जाएगा, फिर जाके कैबिनेट का अप्रूवल होगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होगा, है कि नहीं। तो वैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 देखना चाहते हैं तो ये देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है इन एक्सेस ऑफ द पावर्स conferred by clause 1 of the article 342 of the Constitution of India, the president after consultation with the governors and Raj Pramukhs of states concerned is pleased to make following order, namely
कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950। तो यह है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950, जिसमें आपको हमारे देश में जितने शेड्यूल ट्राइब्स है उनका लिस्ट मिल जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, इधर आपको सारे स्टेट्स का जितने ट्राइब्स है उनके बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में देखिए इतने सारे शेड्यूल ट्राइब्स है। तो बेसिकली ये पूरे प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद इस लिस्ट में वो ट्राइब का नाम आएगा। ठीक है, तो काफी सालों से ये डिमांड रहा है दोस्तों, ये जो प्रोसीजर है इसे ईज करना चाहिए, क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसीजर है, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस का अप्रूवल लेना पड़ता है। इस वजह से हमारे देश में काफी सारे कम्युनिटीज है जो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो पार्लियामेंट से काफी बार रिक्वेस्ट किया है, काफी बार डिमांड्स रहा है कि ये प्रोसीजर को ईज करना है करके, बट अभी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में बोला है दैट द करंट प्रोसीजर फॉर इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटीज इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट वाज एडिक्वेट। तो ये एडिक्वेट है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इस तरह ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला है। ये न्यूज आया है दोस्तों। वैसे देखा जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फरवरी 2014 में एक इंटरनल गवर्नमेंट टास्क फोर्स फॉर्म किया था, ये चेक करने के लिए कि जो प्रोसीजर है एक कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट में इंक्लूड करने का, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है क्या, उसको चेंज करने की जरूरत है क्या, ये सब चेक करने के लिए वो कमिटी को लीड किया था द देन ट्राइबल अफेयर्स सेक्रेटरी ऋषिकेश पांडा। और उन्होंने ये जो प्रोसीजर है सेट बाय लोकूर कमिटी उसे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने बोला ये जो प्रोसीजर है वो काफी लंबा है, इतना नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से काफी डिले होता है। तो ये टास्क फोर्स का रिपोर्ट के हिसाब से फर्स्ट नरेंद्र मोदी लेड कैबिनेट ने 2014 में ही एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट मूव किया था ये प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया को चेंज करने के लिए। पर देखिए दोस्तों, 8 साल हो चुका है, ये प्रोसीजर अभी भी चेंज नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर आपको यह समझना है दोस्तों, हमारे देश में अभी के हिसाब से अगर एक कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट में इंक्लूड करना है, सबसे पहले इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा, इसके बाद ये जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करना होगा। अगला है यूरेशियन ऑटर रेसेस होप फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्ट्रीम, जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर का नीरू स्ट्रीम जो है चेनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उधर यूरेशियन ऑटेस का प्रेजेंस डिस्कवर हुआ है, और ये डिस्कवरी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन एनवायरनमेंट ने, जिसे IME बोलते हैं। उन्होंने कैमरा ट्रैप रखा और कैमरा में इन यूरेशियन ऑटर्स को दिखा है। तो अगर यूरेशियन ऑटर के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली इट्स एन ऑटर विच इज सीन इन यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट का जो कॉम्बिनेशन है उसे आप यूरेशिया बोल सकते हैं। तो यूरेशिया में आपको दिखेगा ये जो ऑटर है। वैसे ऑटर मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में शायद इसे ऊद कहते हैं। ये बेसिकली एक एक्वाटिक मैमल है, ये खाते हैं फिशेस वगैरह, ठीक है, और ज्यादातर ये पानी में रहते हैं। फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, छोटे छोटे लेक्स में, ठीक है। तो ये मस्टेलिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। मस्टेलिडे फैमिली में टोटल 7 जेनेरा एंड 13 स्पीशीज है, उसमें से एक है यूरेशियन ऑटर जो है। एंड ऑटर्स आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑटर्स जो है आपको हर एक कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। वेरास यूरेशियन ऑटर जो है it covers the largest range of any parietic mammal covering parts of 3 continents यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। तो ध्यान दीजिएगा, यूरेशियन ऑटर जो है यूरोप, एशिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलेगा। पैलियाटिक मैमल्स में सबसे लार्जेस्ट रेंज जो है, मतलब सबसे ज्यादा एरियाज में दिखने वाला एक मैमल है दोस्तों, ये जो यूरेशियन ऑटर है। अब आप पूछोगे पैलियाटिक मतलब क्या होता है। देखिए पैलियाटिक बेसिकली एक जू जियोग्राफिकल रीजन है कंप्रेसिंग यूरेशिया, नॉर्थ ऑफ द हिमालयस टुगेदर विद नॉर्थ अफ्रीका एंड द टेम्परेट पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है। पैलियाटिक मतलब एक जू जियोग्राफिकल रीजन है जिसमें यूरेशिया आएगा, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका आएगा एंड टेम्परेट पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला भी आएगा। टेम्परेट पार्ट मतलब थोड़ा सा वो ठंड वाला जो जगह है अरेबियन पेनिनसुला का नॉर्थ एंड साइड में, वो भी। वैसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में यूरेशियन ऑटर नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। इट इज रिगार्डेड एज ए फ्लैगशिप स्पीशीज एंड इंडिकेटर ऑफ हाई क्वालिटी एक्वाटिक हैबिटेट्स। इट्स प्रेजेंस इज एंकरेजिंग फॉर द हेल्थ ऑफ नीरू स्ट्रीम। तो क्या बताया जा रहा है दोस्तों, एक तो ये फ्लैगशिप स्पीशीज है। फ्लैगशिप स्पीशीज मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा स्पीशीज विच इज इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर उसे कंजर्व नहीं किया जाएगा, प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। फ्लैगशिप स्पीशीज इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि ऐसे स्पीशीज को एज एन एम्बेसडर यूज करते हैं।
ताकि सोसाइटी का अटेंशन मिल जाए। तो सोसाइटी भी इंटरेस्ट दिखाएगा उस पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके लिए एग्जाम्पल्स मैं बताता हूं, जैसे कि टाइगर जो है दोस्तों, अब बंगाल टाइगर के बारे में काफी कैंपेनिंग चला है इंडिया में। बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, मतलब बंगाल टाइगर को एज एन एम्बेसडर यूज किया है वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट जो है या फिर अथॉरिटीज जो है कि उसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है करके। तो इस तरह के स्पीशीज है ना जिन्हें एक इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं, जिन्हें कंजर्व करना बहुत जरूरी है, उसे आप फ्लैगशिप स्पीशीज बोल सकते हैं। एंड इट इज एन इंडिकेटर ऑफ हाई क्वालिटी एक्वाटिक हैबिटेट्स। अब ये क्या है दोस्तों, देखिए इसे कहते हैं इकोसिस्टम इंडिकेटर। देखिए एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, अगर एक पर्टिकुलर एनिमल का प्रेजेंस है या फिर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस है, उसका मतलब यह है कि वो इकोसिस्टम काफी हेल्दी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, रिवर गंगा में दिखता है। अब गंगा रिवर में अगर गैंगेटिक डॉल्फिन प्रेजेंट है ना, उसका मतलब यह है पानी उतना पोल्यूटेड नहीं है, क्योंकि गैंगेटिक डॉल्फिन जो है पोल्यूटेड वाटर्स में रहते नहीं है। तो अगर गंगा में डॉल्फिन दिखा, इसका मतलब यह है पोल्यूशन उतना नहीं है। तो उसी तरह है दोस्तों, ये जो ऑटर है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी नीरू स्ट्रीम में अगर यूरेशियन ऑटर को दिखा, इसका मतलब यह है नीरू स्ट्रीम इतना पोल्यूटेड नहीं है। ठीक है, पर देखिए दोस्तों, द स्पीशीज इज persecuted as a pest in the countries such as India, China and Nepal, and its population in Europe and Asia have declined in recent years due to hunting for food and pelt, habitat loss, pollution and climate change. तो as expected, ये जो यूरेशियन ऑटर है, इनकी लाइफ के ऊपर काफ़ी थ्रेट है दोस्तों, क्योंकि द स्पीशीज इज परसिक्यूटेड एज ए पेस्ट। पेस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, पेस्ट इज ए डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट और अदर एनिमल दैट अटैक्स क्रॉप्स, फूड, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। मतलब ऐसे इंसेक्ट या एनिमल जो हमारे क्रॉप्स को, फूड को, लाइवस्टॉक को अटैक करते हैं। लाइवस्टॉक मतलब क्या है, जो हम पालते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल्स, कैटल हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, ये सब लाइवस्टॉक है। ठीक है, जो फार्मिंग करते हैं। तो हमारे क्रॉप्स, फूड एंड लाइवस्टॉक को अटैक करने वाले जो इंसेक्ट्स है, एनिमल है, उसे क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। तो इंडिया, चाइना, नेपाल जैसे कंट्रीज में ये जो यूरेशियन ऑटर है, उसे एज ए पेस्ट माना जाता है, इसलिए लोग इसे मारते हैं। इसके अलावा इसे खाने के लिए भी कुछ लोग हंटिंग करते हैं, और इनके जो हैबिटेट है वो आजकल लॉस हो रहा है। पोल्यूशन की वजह से इनके ऊपर इंपैक्ट है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनके ऊपर इंपैक्ट है, इसलिए इनका जो पॉपुलेशन है दोस्तों, ये यूरोप एंड एशिया में काफी डिक्लाइन हो रहा है। फाइनली नीरू स्ट्रीम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। 30 किलोमीटर पेरेनियल स्ट्रीम है दोस्तों, जो कैलाश लेक से ओरिजिनेट होता है at 3,900 meters above mean sea level and it drains into चेनाब at पुल डोडा। तो पुल डोडा करके एक जगह में ये चेनाब से जाके मिलती है। ठीक है, फाइनल न्यूज, रेजोल्यूशन इन यूएस सेनेट टू रिकॉग्नाइज मैकमोहन लाइन एज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश। जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सेनेट में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है टू रिकॉग्नाइज मैकमोहन लाइन एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, हमने तो यही पढ़ा है, इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो है मैकमोहन लाइन। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आता है अरुणाचल प्रदेश का ऊपर। पर चाइना मैकमोहन लाइन को अप्रूव नहीं करते हैं, ये बात भी आपको मालूम है। चाइना के हिसाब से तो पूरा अरुणाचल प्रदेश उनका है कि नहीं, जो हम कभी देंगे नहीं। तो अब यूएस सेनेट ने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है, वो रिकॉग्नाइज कर रहा है मैकमोहन लाइन को एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश। बेसिकली इंडिया का सपोर्ट में यूएस की तरफ से एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है। बस यूएस का एक खेल है, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रैटेजी है। वो आपने सुना ना, शत्रु का शत्रु जो है मित्र बनता है कि नहीं, उसी तरह है। एक्चुअली यूएस चाइना को डिफेंड करना चाहता है, उसके लिए यूएस को इंडिया का सपोर्ट की जरूरत है। तो इसलिए आजकल इंडिया से ज्यादा दोस्ती यूएस जो है दिखा रहा है। वैसे आपने क्वाड के बारे में सुना होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएसए। अब ये क्वाड किस लिए फॉर्म हुआ था? वैसे पब्लिकली ये बोला नहीं गया कि चाइना को डिफेंड करने के लिए या फिर चाइना को काउंटर करने के लिए है, पर एक्चुअली क्वाड का फॉर्मेशन का मतलब यह है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो डोमिनेंस है उसे खत्म करना है। ज्योग्राफिकली देखा जाएगा तो यूएस और इंडो पैसिफिक रीजन के बीच में काफी डिस्टेंस है कि नहीं। तो इंडिया क्या चाहता है, इंडो पैसिफिक रीजन में मेजर कंट्रीज के साथ एक अच्छा दोस्ती बनाना चाहता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसे कंट्रीज को एंड जापान जैसे कंट्रीज को इन्वॉल्व करके उन्होंने क्वाड फॉर्म किया था। अब ये जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है ना, बस इंडिया को थोड़ा मलाई मारने के लिए है। वैसे मैकमोहन लाइन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, मैकमोहन लाइन is the demarcation line agreed between Tibet and British Raj as part of 1914 सिमला कन्वेंशन। तो 1914 में तो ब्रिटिश राज था ना, उस टाइम पर ब्रिटिश राज और तिब्बत के बीच में एक डिमार्केशन लाइन एग्री हुआ था।
ये है मैकमोहन लाइन। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, द बाउंड्री एक्सटेंड्स फॉर 890 किलोमीटर कवरिंग पार्ट्स फ्रॉम भूटान इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। ठीक है, तो भूटान से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक 890 किलोमीटर का एक बाउंड्री लाइन है दोस्तों, मैकमोहन लाइन, जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री आप बोल सकते हैं अभी के हिसाब से इंडिया एंड चाइना के बीच में। ठीक है, तो देखिए इसकी हिस्ट्री अगर आप चेक करें तो आपने एंग्लो बर्मीज वार के बारे में सुना होगा, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, सेकंड एंग्लो बर्मीज वार एक्सेट्रा। ठीक है, तो 1824 से लेके 1826 तक फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार हुआ था। तो इस वार में ब्रिटिश इंडिया आसाम को अनेक्स किया था एंड ट्रीटी ऑफ यांडबो साइन हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली आसाम एरिया जो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया था। इसके बाद अगला एंग्लो बर्मीज वार जब हुए, then the whole of Burma was annexed, giving British a border with China's Yunnan province. तो बेसिकली जब पूरे एंग्लो बर्मीज वार्स खत्म हुए तो बर्मा भी ब्रिटिशर्स ने अनेक्स किया। तो बर्मा अनेक्स करने से ब्रिटिशर्स को चाइना के साथ एक बाउंड्री मिल गया, बेसिकली चाइना का यूनान प्रोविंस के साथ, ये जो ऊपर वाला एरिया है दोस्तों। ठीक है, फिर जाके 1913-1914 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटेन, चाइना एंड तिब्बत शिमला इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और इस कॉन्फ्रेंस में ये जो बाउंड्री एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था और इस एग्रीमेंट से तवांग रीजन एंड सथेन पार्ट ऑफ तिब्बत ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया। ठीक है, नाउ द मैकमोहन लाइन इज द डिमार्केशन लाइन एग्रीड बिटवीन तिब्बत एंड ब्रिटिश राज एज पार्ट ऑफ 1914 शिमला कन्वेंशन, separating their respective spheres of influence in the eastern Himalayan region along नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थर्न बर्मा, म्यांमार। आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने आपको बोला 1914 में जब शिमला कन्वेंशन हुआ, इसमें ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत एंड चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, पर एक्चुअली देखा जाएगा तो ये जो शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, इसमें चाइना एक पार्टी नहीं था, पर चाइना ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था बस। ठीक है, तो बेसिकली जो मैकमोहन लाइन रिलेटेड जो एग्रीमेंट है ये ब्रिटिश राज और तिब्बत के बीच में साइन हुआ है। वापस टॉपिक पर आते हैं, तो इस रेजोल्यूशन में क्या बोला गया, रेजोल्यूशन के थ्रू यूएस ने इंडिया को फुल सपोर्ट ऑफर किया है और चाइना का मिलिट्री एग्रेशन को उन्होंने कंडम किया है। जो चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं ना, उसे यूएस ने कंडम किया है and further enhancing US-India strategic partnership and Quad in support of free and open Indo-Pacific। तो यही मैं बता रहा था दोस्तों, यूएस ने साथ साथ में यह भी बोला है US-India स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को हम और एनहांस करेंगे, फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक को हम इंश्योर करेंगे। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।